एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं बंसीधर जी असवाल से। असवाल साहब, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ डीसी प्रेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सभी समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बंसीधर असवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रताप जी असवाल। मैं मूल रूप से दिल्ली रोड पर स्थित मनोहरपुर गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2000 में हो गया। मेरे से अग्रज भ्राता श्री जेपी असवाल, जो पंजाब काडर के आईपीएस डीजी रैंक से रिटायर हुए हैं, उनसे भी दीर्घ भ्राता अग्रज भ्राता स्वर्गीय ऋषि कल्याण शाह जी, जो अम्बावाड़ी में निवास करते थे, वो भी एडीएम के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरे से छोटे भ्राता रमेश असवाल, वो भी फार्मिंग का काम देखते हैं। और छोटे मेरे 5वें नंबर के भ्राता श्री सुरेश असवाल, वो राजस्थान अकाउंट सर्विसेज से डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस प्रकार से हम 5 भ्राता सभी शिक्षित और संस्कारित हैं, जिनका संस्कार हमारे परिवार में मेरे पिताश्री को श्रेष्ठ जाता है, मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती ग्यारसी देवी को जाता है, और हमारे समाज में जो कुछ भी शिक्षा का प्रसार हुआ वो उनकी देन है। असवाल साहब, मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूं, आपके कुल गोत्र को धन्यवाद देता हूं। आपने जो परिचय दिया अपने परिवार के सदस्यों का, तो आप कितने शिक्षित हैं, और शिक्षा के साथ साथ आपने सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें भी आपका योगदान रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप अपने माता पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए सफलता को प्राप्त हुए। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, और शिक्षा में कहाँ तक आपने पढ़ाई करी, और कब आपकी सर्विस लगी, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मेरा शिक्षा का सत्र मेरे मूल निवास मनोहरपुर से शुरू हुआ, और इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी की क्लासेज के लिए मैंने पोद्दार स्कूल में प्रवेश ग्रहण किया, और इसके पश्चात राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज में भी कुछ समय शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं जयपुर ग्रामीण के कालाडेरा क्षेत्र में स्थित आरएल सहरिया कालाडेरा कॉलेज में महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ प्रारंभ किया। और ग्रेजुएशन होने से पूर्व ही मेरा पुलिस विभाग में चयन होने के कारण मैंने 1966 में मैंने पुलिस विभाग की सर्विस ज्वाइन की थी जी। इस दौरान अनेकों आयाम स्थापित हुए, अनेकों मुझे कटु अनुभव हुए, और मैं निरंतर पुलिस विभाग की कार्यशैली को अंगीकार कर सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर होता रहा। और इसमें अनेकों बाधाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो कहानियाँ एक रूप से मेरे जीवन का एक अंग है। सर्वप्रथम मैंने पीटीएस किशनगढ़ में 1966 में ट्रेनिंग, राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग पूर्ण की। इसके बाद में राजस्थान के विभिन्न जिलों में मैंने अनेक पदों पे कार्य किया, जिसमें पुलिस निरीक्षक, उप अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीनियर लेवल के एंड सुपर टाइम स्केल तक के ओहदे तक मैं पहुंचा, और वहां से मैं 17 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका हूं। इसी दौरान विशेष रूप से मैं अपने जीवन के कुछ रोचक तथ्य समाज बंधुओं को एक प्रेरणा के लिए, एक परिचय के लिए, एक अनुभव के लिए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। खास तौर से मेरे जीवन काल में 3 ऐसे समय आए जब मुझे स्वयं को फायरिंग करनी पड़ी, फायरिंग की नौबत आई। मेरे भी बाजू में गोली लगी। हमारे पुलिस के साथ कुछ असामाजिक तत्वों का आक्रमण होने की वजह से, उनसे मुठभेड़ होने की वजह से 1970 में ये घटना घटित हुई, जिसमें 4-5 लोग हताहत हुए और काल कलवित हो गए। और उस संबंध में अनेकों केस दर्ज हुए, जिसमें मुझे भी न्यायालय में जाना पड़ा, और वहाँ से पूर्ण रूप से, निर्विघ्न रूप से वो कार्य पूर्ण हुआ, और वहाँ से हम
पुलिस की कार्यशैली में जो बाधाएं आती उसका कटु अनुभव रहा। इसके पश्चात पुनः जब मैं उप अधीक्षक था सीकर में, तब जाट बोर्डिंग सीकर में एक इस तरह का समारोह, इस तरह का एक समूह जो उत्पात और जघन्य अपराधों में लिप्त होते थे, पुलिस निरीक्षक, डीएसपी एवं अन्य उच्च अधिकारी वर्ग तक को भी वो नहीं बख्शते थे, उनके साथ बड़ी से बड़ी घटना करने से नहीं चूकते थे। तो 1977 में मैंने जाट बोर्डिंग में स्वयं ने राइफल से फायरिंग की और वहाँ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश को बचाने में मैं कामयाब रहा। इसी प्रकार से एक हादसा और हुआ जिसमें उस घटना में मैं उप अधीक्षक पुलिस व्रत नीमका थाना में तैनात था। वो सती का प्रकरण है जिसमें दिवराला गांव में रूपकौर नाम की स्त्री का एक दाह संस्कार हुआ। वो अपने पति के साथ सती हो गई, सती का रूप दिया गया, किंतु उसमें अनेकों प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उसके गंभीर परिणाम निकले और उनके बहुत सारी विवेचनाएं, विश्लेषण हुआ। महिला मोर्चा ने इसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उच्च न्यायालय तक वो लोग गए। और इसी बात को लेके, इसी एक घटना को लेकर के पूरा राजपूत समाज, राजस्थानी नहीं, साथ के 2-3 प्रांतों में भी इसका भारी विरोध हुआ। पुलिस प्रशासन और इनकी कार्यकलाप का भारी विरोध हुआ। किंतु कुछ लोग जो पॉजिटिव सोच के थे, उन्होंने कहा कि सती प्रथा आज के वर्तमान काल में, वर्तमान समय में इसका कोई औचित्य नहीं है और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मामला यहाँ तक ही इसका अंत नहीं हुआ। ये राजस्थान असेंबली में पूछा, सती एक्ट बना, फिर यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, अंततः ये पार्लियामेंट में पूछा और पूरे भारतवर्ष में सती अधिनियम 1987 एक एक्ट बना। इसलिए उस प्रकरण को लेकर के एक कमीशन भी गठित हुआ। उस कमीशन के अंतर्गत मुझे भी कमीशन को फेस करना पड़ा, जहां अंत में जो कमीशन के अधिकारी थे, चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे मेरे कार्यकलाप को देख करके कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया। इसी प्रकार से इससे पूर्व मैं सा कमीशन भी फेस कर चुका हूं, उसमें भी मुझे कमेंडेशन मिला। और इसी प्रकार से कोटा के शहर के अंदर जो घटनाएं हुई, जो एक माहौल, एक अराजकता का माहौल और एक सांप्रदायिक दंगे का जो माहौल बना, जिसमें 17-18 लोग कालकलवित हो गए, वो शूटिंग के दौरान ख़त्म हुए और उसमें भी कमीशन बैठा और वहाँ पर भी उस कमीशन के जरिए भी मुझे उसे फेस करना पड़ा और कमीशन में मुझे कमेंडेशन मिला। इस प्रकार से मेरे जीवन में अनेकों बाधाएं आई, लेकिन मैंने बहुत ही धैर्य और साहस से उनका सामना किया और अंततः जिस प्रकार से सत्य की विजय होती है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, उसमें सफलता मिली। और मैं हर समय इसके सर्विस के साथ साथ भी समाज बंधुओं से मिलता रहा समय समय पर। सेवा काल के पश्चात मैं पूर्ण रूप से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुखदास वाल के साथ राजस्थान के अनेकों जिलों में, जिला मुख्यालयों पर समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ, राजस्थान अखिल भारतीय खटीक समाज की समिति में शंभू दयाल जी बड़गुजर के साथ, श्री बाबूलाल जी नागर के साथ अनेकों जिलों में, खास तौर से पिपाड़ सिटी, जोधपुर, पालीर, कोटा, उदयपुर वाटी, जयपुर, नवलगढ़, अनेकों जगह सभाओं में हम जाते रहे हैं और समाज को प्रेरित करते रहे हैं। हमारा उद्देश्य समाज में शिक्षा को बढ़ावा मिले, हमारा उद्देश्य समाज में भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े। जो बातें आपने बताई है, ये सर्विस में रहते हुए बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती है, लेकिन आपने कहा कि मैं हर मुसीबत का बड़ी बहादुरी के साथ आपने उसका मुकाबला किया और आपको इसके लिए सरकार के द्वारा कई पुरस्कार भी मिले। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी छात्रावास के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या परिवर्तन होना ज़रूरी था या परिवर्तन होना चाहिए था? इसके बारे में आप अपने विचार बताएं। ये एक परम सत्य बात है
कि समाज हर कार्य को देखता है, सोचता है, समझता है। कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, कोई समाज की समिति विशेष क्या कार्यकलाप कर रही है, उसके बारे में भी उनको पता होता है। किंतु कुछ लोग जो एक वर्चस्व कायम करने के लिए एक ही अपनी जिद के लिए एक हठधर्मी टाइप एक वृत्ति हो जाती है कि वही सर्वे सर्वा समाज के रहें। इस बात को समाज अमूमन प्राय नकारता रहा है, क्योंकि सबके भलाई के लिए एक समाज एक समिति बनाता है। सभी समाज बंधुओं का उसमें सहभागिता होनी चाहिए। एक व्यक्ति विशेष किसी भी चीज़ को निर्णायक साबित नहीं कर सकता या उसको सर्वे सर्वा नहीं हो सकता। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, जैसा कि छात्रावास में एकाधिकार हो गया था। ये सही बात है। खटीक महासमिति 2006 में बनी थी। उसी के कार्यकलाप को देखते हुए और नियम को देखते हुए 2 वर्ष में उसके चुनाव हो जाने चाहिए थे। राजस्थान खटीक समाज महासमिति के चुनाव 2 साल में होने चाहिए थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो चुनाव भी नहीं हुए थे, जिससे भी समाज में बड़ा आक्रोश व्याप्त था। ये बात सही है कि समाज में अंदरूनी रूप से बहुत से वर्ग हैं, बहुत से गोत्रनाथ हैं और सभी लोग समझते हैं कि क्या चल रहा है। जो सबको सर्वोपरि और सबको सत्य प्रतीत लगता है, जो सबको सर्वमान्य होता है, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा मतलब नहीं है कि समाज के हित किस चीज़ में निश्चित है, किस चीज़ में तय है और समाज क्या चाहता है ये भी देखना पड़ता है। क्या चाहता है, इसीलिए ये चीज़ विरोधाभासी हो जाती है। इसलिए जो सबको स्वीकार्य हो, समाज का भला हो, समाज के छात्रों का उसमें एक भविष्य आगे के लिए उनका उज्जवल दिखता हो, वो चीज़ लोग सब समझते हैं। और वर्तमान में जो कार्यकलाप, वर्तमान में जो समिति गठित हुई है, एक निष्पक्ष रूप से ये सही दिशा का कदम है। बाबूलाल जी नागर इसके लिए सर्वमान्य एक नेता है, जिसमें कोई पार्टी विशेष कांग्रेस या बीजेपी से नहीं है। सभी बीजेपी भी बंधु भी, जैसे कि सांसद महोदय भी इसमें, राजवीरिया जी भी ने भी शिरकत की थी। असवाल साहब, बात पार्टी की नहीं है, ये बात है समाज की। और समाज के अंदर सभी पार्टी वाले लोग भी होते हैं, उसमें बीजेपी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं, अन्य दलों के भी होते हैं, लेकिन यहाँ बात है समाज की। समाज किस तरीके से आगे बढ़े। और अभी जो छात्रावास में जो परिवर्तन हुआ है, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि जो ये परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आप अपने विचार बताएं कि ये परिवर्तन हुआ जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जब भी किसी प्रकार की बाधाएं और अनुचित कार्यकलाप बढ़ने लगते हैं तो समाज एक समय आता है कि उद्वेलित होता है जी। और उसका रूप आपके सामने है कि आज उस समाज का रूप जो विगत में जिस तरह के कार्यकलाप थे उन पे विराम लगा और आज एक साफ सुथरा एक समिति का गठन हुआ और उसका संचालन बहुत ही अनुभवी लोगों के हाथ में होकर के इसका उज्जवल भविष्य हमें दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी समिति के द्वारा जो छात्रावास के अंदर कार्यक्रम हुआ 1 जनवरी को, उसमें 1 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि भी इकट्ठी हुई। तो इसका श्रेय भी इसी समिति के जो पदाधिकारी है उनको जाता है, बाबूलाल नागर साहब को जाता है। इसके अलावा सांसद मनोज जी राजौरिया को जाता है, क्योंकि इन दोनों की प्रेरणा से ही जो कार्यक्रम हुआ वहाँ लोगों को प्रेरणा मिली और लोगों ने आगे से आगे बढ़कर और छात्रावास के विकास के लिए धनराशि अपनी मर्जी से दी। तो जो ये परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा स्वयं का व्यक्तिगत विचार ये रहा है कि जो भी सच्चाई के साथ रहेगा उसकी शालीनता रहेगी। और इस कार्य में, छात्रावास के कार्य में, जो श्री बाबूलाल जी नागर साहब ने, भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान दूदू के विधायक हैं, इनका अति श्रेष्ठ और सराहनीय कार्य रहा है। साथ ही मनोज जी राजौरिया सांसद साहब का भी बहुत अहम रोल रहा है। और इस प्रकार से समाज जब जागृत होता है तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। कुछ चंद घंटों में ही 1 करोड़ और 20 लाख के करीबन 21 लाख 1 करोड़ 21 लाख के करीबन राशि एकत्रित की गई। वो इस चीज़ का परिचायक है, इस चीज़ का एक परिणाम है कि समाज किस तरह की भावना रखता है। समाज में और भी बहुत बड़े
स्तर पर इस ओर प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। उन लोगों को जो अभी दूर हैं इसमें उनका समावेश किया जाए और उनसे भी यथासंभव उनकी इच्छानुसार उनसे राशि ग्रहण की जाए, ताकि भविष्य में एक विशाल, एक भव्य छात्रावास की इमारत खड़ी हो और छात्रों का भविष्य सुखमय और सुखद रहे और उनका उज्जवल भविष्य बने। असवाल साहब, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं समाज बंधुओं को? मेरे समाज के होनहार विद्यार्थीगण, बालकों, मेरा संदेश आपके लिए विशेष रूप से ये है कि आप कभी भी शिक्षा क्षेत्र के जो भी केंद्र आपने चुना है, जो भी विषय आपने चुना है, उससे पीछे नहीं हटे। प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कभी एक बार सफलता मिलती है, एक बार में नहीं मिले तो 2 बार में मिलती है, दूसरी बार भी नहीं मिलती, तीसरी बार में मिलती है, किंतु सतत प्रयास करने के बाद सफलता अवश्य आपको मिलेगी। ये दृढ़ धारणा आप रखें, ये मेरा दृढ़ विचार है। इसलिए मैं आपसे अपनी ओर से संदेश देना चाहता हूँ कि अध्ययन निरंतर रहना चाहिए। असवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार बच्चा क्या है कि निराश हो जाता है, जैसे उसकी नौकरी का, जैसे उसने एग्ज़ाम दिया या किसी भी तरीके से रह गया, उसकी नौकरी नहीं लग पाई, निराश हो जाता है। आपने आज बहुत अच्छी बात बताई कि निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बार में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार में मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी, लेकिन अगर सतत प्रयास करते रहे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पुलिस की नौकरी करी है और कई आपके जीवन में समस्याएं भी आई हैं, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया है। जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? पुलिस विभाग की, चूँकि मैं इस विभाग में कार्यरत रह चुका हूँ, इसलिए इसकी बाधाओं से भली भांति परिचित हूँ। इसलिए इस विभाग में जो जनता से सीधा इसका संपर्क है, इसलिए इसमें अपना चरित्र उत्तम हो, स्वास्थ्य उत्तम हो और लोगों से, खास तौर से जनसंपर्क, व्यवहार में उनकी कार्यकुशलता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से संदेश जाता है कि पुलिस की आम छवि क्या है। बंशीधर जी, समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नववर्ष समाज बंधुओं को मंगलमय हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, समृद्धि हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे। मेरी हृदय से कामना है समाज की बहबूदी, समाज की उत्तरोत्तर वृद्धि हो और सफलता हासिल हो। मेरे जीवन में जो नवसंचार हुआ वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुखदा असवाल की वजह से हुआ। ये अपने पिता श्री स्वर्गीय श्री खैराती लाल जी वर्मा, माता स्वर्गीय श्रीमती श्रृंगारी देवी की प्रथम संतान है। प्रथम संतान तो है ही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी उत्तरोत्तर उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुकी है और प्रथम संतान होने के साथ साथ ये श्रेष्ठ संतान भी है। और मेरे जीवन के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो मेरे साथ इन्होंने अपने जीवन के साथ साथ मेरे सुख दुख में जो सहभागिता इन्होंने निभाई है, जब भी मेरे साथ बाधाएं आई, किसी प्रकार की परेशानी आई, इन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा लगा करके आगे से आगे, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक समाज बंधुओं का और समाज हित का कार्य है, उसमें भी इन्होंने मेरे साथ पूरे राजस्थान में अनेकों जिलों में भ्रमण किया है और समाज के कार्यकलाप में छात्रों के, समाज बंधुओं के हित के लिए अनेक कार्य में सहभागिता इनकी रही है। असवाल साहब, इसके लिए बहुत बहुत ये बधाई की पात्र है। असवाल साहब, कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सत्य धारणा है और मेरे साथ सत्य साबित हुई है। तो आपकी सफलता के पीछे भी इनका हाथ है? और मेरे सफलता के पीछे मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुखदा असवाल का पूर्ण सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं इनके प्रति हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और ऐसी श्रेष्ठ पत्नी होने के लिए मैं गर्वोन्नत हूँ। मेरी धर्मपत्नी और मेरे सबसे पहली पुत्री हुई राजेश्वरी जी, जो
मेरे डॉक्टर साहब दामाद हैं, डॉक्टर राजा चावला, वो स्वास्थ्य विभाग में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात है। उनसे मेरी पुत्री से छोटे 2 पुत्र हैं। एक बड़े पुत्र प्रदीप असवाल जो सिविल इंजीनियर है। इसके अलावा उनसे छोटे पुत्र पवन असवाल है जो बाबा नारायण दास चमनपुरा कॉलेज में भूगोल के प्रोफेसर हैं। और मेरे को इन दोनों बच्चों से, तीनों बच्चों से इतनी खुशी है, इतनी आत्मीयता, अपार स्नेह है जो स्वाभाविक है, जो ये मेरे लिए बहुत ही, मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। जहाँ तक मेरे परिवार का परिचय है, मेरे संतान तो श्रेष्ठ ही हैं, मुझे बहू भी सौभाग्य से श्रेष्ठ मिली हैं। बड़ी बहू का नाम रूपाली है जो अहमदाबाद से है और ये भी पोस्ट ग्रेजुएट है तथा अपने बच्चों को पढ़ाने में इन्होंने भी अथक प्रयास कर रखा है और इसी वजह से इनकी बच्ची का मेडिकल में सिलेक्शन हो चुका है और वो अध्ययनरत है जयपुर में ही। और छोटी बहू अनुराधा है, वो भी डॉक्टरेट लिए हुए हैं, बोटनी की, एमएससी की, एसआरएफ है। इस प्रकार से दोनों ही मेरे परिवार की बहुएं श्रेष्ठ और शालीन हैं। आपके परिवार में हमेशा प्यार प्रेम बना रहे, आप हमेशा जीवन में तरक्की करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। वाटर कूलर के उद्घाटन के दिन आपने भी घोषणा करी कि 2 साल के लिए जो छात्रावास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से निःशुल्क रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सवाल साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज बंधुओं, मैं स्वर्गीय श्री राम प्रताप असवाल, मेरे पिताश्री, माताश्री स्वर्गीय श्रीमती ग्यारसी देवी, उनकी संतान हूँ। और मुझे अनुभव है कि जिस प्रकार हमने उनके साथ मिलकर के हमारे कृषि कार्य में, हमारे खेतों में जिस प्रकार से हम परिश्रम करते रहे हैं, उससे हमें ये अनुभव होता था कि ये कितना श्रम साध्य कार्य है, जिसमें ये अन्न का उत्पन्न करना कितना कठिन और कितना परिश्रमी है। इसलिए मुझे मेरे माता पिता से ये प्रेरणा मिली कि अन्न का कितना महत्व है। यदि अन्न हमारे समाज बंधुओं को, खास तौर से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को, छात्रों को यदि सुलभ हो और निःशुल्क हो तो ये श्रेष्ठ रहेगा। इसी विचार से मैंने ये सोच के ये कदम उठाया। असवाल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जो आपकी ये जो सोच है, जो आपके माता पिता से मिली है, इस सोच को आज आप भी बरकरार रखे हुए हैं और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपके इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग प्रेरित होंगे और बहुत से लोगों के दिलों में ये इच्छा जागेगी कि हमें भी कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं? लोगों को क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, ये बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसी महान शख्सियत है जिनके बारे में मेरे जैसे बहुत ही कम पढ़े लिखे, बहुत ही अति सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग उनके बारे में अपने विशाल हृदय वाले, विशाल मानस वाले और विशाल समस्त ज्ञान विज्ञान के ज्ञाताओं के बारे में और समस्त जो इनके डिग्रियां ली उनके बारे में मेरे व्याख्यान देना या अपना विचार बिंदु लिखना ऐसा ही है कि एक सूर्य को एक दीपक से एक रोशनी दिखाना। वो एक जलता हुआ चिराग है, वो एक हमारे समाज का फरिश्ता है, मेरे लिए सबसे बड़े भगवान है। जय भीम। ब्रजेश जी नावरिया साहब, पत्रकार महोदय, जिस प्रकार से आपने पत्रकारिता के इस अति श्रेष्ठ और अति उज्जवल कार्य में भाग लेना शुरू किया है और समाज को एकजुट करने की जो मुहिम चला रखी है, उसके लिए आप बहुत ही नेक, अच्छा, सराहनीय, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं मेरे हृदय तल से आपको बहुत बहुत शुभ आशीष, शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आपने मेरे को जो ये साक्षात्कार दिया, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और मैं भी आपसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मुझे भी आपसे आज बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपसे ये सीखी है
कि इंसान को हमेशा निडर रहना चाहिए और सत्य के साथ रहना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप भविष्य में हमेशा इसी प्रकार से समाज को संबोधित करते रहें, समाज का ध्यान रखते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। जय भीम। जय भीम।